ओके स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट वी प्रोसीड फर्दर, वंस अगेन क्विक रिकैप जल्दी से कर लेते हैं 5 मिनट में. इनकम फ्रॉम सैलरी सिंपल लैंग्वेज में फिक्स अमाउंट विच इज रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस. ऑल्दो आपका कॉम्पनसेशन जो तय होता है, वट एवर द कॉम्पनसेशन इज डिसाइडेड बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज ऑलवेज एनुअल, बट यू रिसीव इट ऑन मंथली बेसिस. पे पैकेज एनुअल होता है, मिलता मंथली है. ओके, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम. So how to decide an income is income from salary? Payer और payee है. Okay, one person is payer, another person is receiver. Okay, so कैसे मालूम पड़ेगा किसी को पैसा मिला, किसी ने पैसा दिया, whether it is salary से related है या नहीं है? For that we have a simple rule. Decide whether there is master servant relationship. Okay, employer employee relationship. If that relationship exists in that transaction, then it is income from salary. But remuneration to partner, it is not income from salary because partners are owners. Director fees can be income from salary or it can be other sources also. MP MLA को जो remuneration allowances मिलता है, that is not income from salary because they are public representative, they are not employees of the government nor they are employees of the public students. Next important point, salary is taxable either on due basis or receipt basis, whichever is earlier. अक्रू ड्यू रिसिप्ट. अक्रू जो होता है स्टूडेंट्स अकाउंट्स में भी होता है ये टर्म. अक्रू का यहाँ पे सिंपल मीनिंग क्या है? सपोज 30,000 पर मंथ सैलरी है, सो पर डे इट इज 1000. ऑफिस आवर्स 9 AM to 7 PM. ओके, सो 1 Jan को जिसने काम किया तो एट 7 PM ही वोंट आस्क सैलरी स्टूडेंट्स. वाई? बिकॉज हमने ऐसा एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि बॉन्ड साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद द कंपनी एंड ओवर देयर इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड द सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ. मतलब यू कैन आस्क द सैलरी ऑफ 1 Jan. जो आपने 1 Jan को काम किया है ना, उसका सैलरी आपको 1 Feb को मिलेगा. 2 Jan को काम किया तो 1 Feb को मिलेगा. 3 Jan को काम किया, यू कैन आस्क ऑन 1 Feb, so on and so forth. पूरा महीना जैन का काम करो and the entire month of salary for the Jan you can ask only on 1st of next month. So that is स्टूडेंट्स ड्यू हो गया. सो अक्रू डेली बेसिस पे होगा, बट ड्यू कब होगा? वट एवर द डेट दैट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट इन द बॉन्ड. रिसिप्ट मतलब जब आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट्स. सो ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर. हमने एग्जाम्पल लिया था हमारे केस में 1 Jan को जॉब ज्वाइन किया तो जैन का सैलरी ड्यू कब होगा? 1 Feb को. और हमने ऐसा एज्यूम किया था 5th Feb को रिसीव्ड होगा बिकॉज वो HR डिपार्टमेंट से पूरा रिकॉर्ड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएगा एंड देन सैलरी विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट स्टूडेंट्स. सो 1st Feb, 5th Feb, विच एवर इज अर्लियर. So 1st Feb is earlier, 2020, it lies in the financial year 1920. Same is the case with Feb 2020, but March 2020 का salary will be taxable on 1st April 20 because of this rule students, due or receipt basis whichever is earlier. So 2020-21 में आता है students. So because of that reason March 2020 का salary will be taxable in the next financial year, next previous year. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहा, if nothing is said, always it is presumed that, it is assumed that कि whatever is the amount of salary it will be received in the current year and it will be taxable in the current year itself. Okay, मैं क्विकली कर रहा हूँ स्टूडेंट, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ so that we can start the next part of this chapter. नेक्स्ट स्टूडेंट, सैलरी में आता क्या है? ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव नहीं है. दैट मीन देर आर लॉट मेनी आइटम्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन सैलरी. हमने कुछ यहाँ पे लिखा है: बेसिक, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, परक्विजिट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी. प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी को मैं शॉर्ट में रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके, एंड सैलरी फॉर गॉन. आपने अपना सैलरी सरेंडर किया, यू वर्कड विथ योर एम्प्लॉयर बट बिकॉज ऑफ सम रीजन यू सेड कि नहीं मुझे सैलरी मत दो. ओके, ही वॉज रेडी टू गिव यू, या आपने कहा मेरा सैलरी चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दो. सो यू आर सरेंडरिंग योर सैलरी, यू आर फॉरगोइंग योर सैलरी. आप खुद अपनी सैलरी छोड़ रहे हो वहाँ पे स्टूडेंट्स. सो दैट डजंट मीन्स इट विल नॉट बी टैक्सेबल, स्टिल यू हैव टू पे द टैक्स स्टूडेंट्स. ओके, फिर मैंने यहाँ बेसिक का आपको एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड बेसिक ना स्टूडेंट्स, नॉर्मली ये गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स. ओके, सो बेसिक सैलरी A क्लास ऑफ एम्प्लॉय, B क्लास, C क्लास, D क्लास, डिफरेंट क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं रेलवेज में एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्टूडेंट्स. ओके, सो आप कौन से क्लास में हो तो बेस्ड ऑन दैट सबका बेसिक सैलरी सेम होगा. बट डिपेंडिंग अपॉन योर पोस्टिंग ना स्टूडेंट्स आपके अलाउंसेस चेंज होते रहते हैं टू मीट द कॉस्ट ऑफ लिविंग. ओके, सो अलाउंस हमेशा ध्यान रखना कैश में होता है स्टूडेंट्स. ओके, बोनस यू हैव एन आइडिया, कमीशन आपको आइडिया, एडवांस सैलरी आने वाले महीने का सैलरी पहले ले लेना, एडवांस. अरियर्स मतलब स्टूडेंट्स डिस्प्यूट था आपके और एम्प्लॉयर के बीच में, वो डिस्प्यूट सेटल हो गया, ही पेड द बैकलॉग, ही क्लियर्ड द बैकलॉग स्टूडेंट. जो भी आपका पास सैलरी था उसने पे किया, बट उसके लिए ध्यान रखना आगे मैंने डिस्कस किया, वंस अगेन विल डिस्कस दैट. ओके,
परक्विजिट का मतलब बेनिफिट अटैच टू अ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पोस्ट। आप एमडी हो किसी कंपनी में, सीएफओ हो, सीईओ हो, तो आपको फ्लैट भी मिल सकता है, कार भी मिल सकती है। सो दैट्स व्हाट इज परक्विजिट। अच्छा, ड्यू और रिसिप्ट बेसिस मैंने जैसे कहा ना, एडवांस सैलरी अगर आप अप्रैल 2020 का सैलरी मार्च में ले लेते हो तो इट विल बी टैक्सेबल इन द करंट ईयर। व्हाई? बिकॉज ड्यू बेसिस, रिसिप्ट बेसिस। हमारे एग्जाम्पल में ड्यू कब होता है? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। सो अप्रैल 2020 का सैलरी ड्यू होगा फर्स्ट मई को, बट मैंने मार्च में कलेक्ट कर लिया। सो मई और मार्च, whichever is earlier, March is earlier, so 29th March 20 comes in the next current financial year. So April 2020 का salary will be taxable in current financial year. Whereas arrears होगा ना स्टूडेंट्स, तो इसमें ध्यान देने का, पास्ट में अगर ये ऑलरेडी टैक्स हो चुका है बेस्ड ऑन दिस रूल, तो वंस अगेन डोंट टैक्स इट बिकॉज इट इज रिसीव्ड नाउ। पास का बैकलॉग आपका एम्प्लॉयर ने अभी करंट ईयर में क्लियर किया, दैट डजंट मीन्स इट विल बी टैक्सेबल इन करंट ईयर। पहले पास्ट में देख लेना, इफ इट वाज ऑलरेडी टैक्स देन लीव इट, भूल जाओ उसको। हाँ, पास्ट में टैक्स नहीं हुआ था देन यू विल टैक्स इट इन द करंट ईयर। ओके, देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट था अलाउंसेस, फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड अलॉन्ग विद सैलरी टू मीट अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। स्टूडेंट्स जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है, डिस्टर्ब एरिया अलाउंस मिलता है स्टूडेंट्स, ऐसे डिफरेंट अलाउंसेस, हिली टेरेन एरिया अलाउंस। ओके, सो ऐसे सब डिफरेंट अलाउंसेस मिलते हैं स्टूडेंट्स। सो जो हमारे सिलेबस में उतना ही हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसमें ध्यान रखना, अगर आपको अलाउंस मिला है फॉर ऑफिशियल पर्पस स्टूडेंट्स, क्लियरली ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो उसको स्पेंड करो, उसको बचाओ मत। अगर आपने सेव किया तो देन इट बिकम्स टैक्सेबल। जैसे आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिला 2000, सो स्पेंड दिस 2000, बट यू परचेज एन यूनिफॉर्म for 1500, so 5000 you saved, so 5000 will be taxable student। अच्छा, कुछ भी स्पेंड नहीं किया, 2000 मिला था यूनिफॉर्म अलाउंस, आई डेंट स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑन दैट यूनिफॉर्म, मैंने पूरा पैसा बचा लिया। घर में मेरे पास एक कपड़ा पड़ा था ऑलमोस्ट सिमिलर, तो मैंने उसी को यूनिफॉर्म बना लिया स्टूडेंट्स। ओके, सो आई डेंट स्पेंड दिस 2000 रुपीज, सो एंटायर 2000 विल बी टैक्सेबल देन। मतलब मिला है तो खर्च करो, बचाओगे, सेव करोगे स्टूडेंट्स, सो इट बिकम्स टैक्सेबल। तो मैंने उसके कुछ एग्जाम्पल लिख दिए थे, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। ये थोड़ा स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये कन्वेंस अलाउंस ना, नॉर्मली व्हाट वी थिंक कन्वेंस अलाउंस का मीनिंग दैट कन्वेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड योर प्लेस ऑफ वर्क, नॉट दैट वे। ये कन्वेंस अलाउंस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एक बार आप ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस से फिर जहाँ पे आपका बॉस, आपका एम्प्लॉयर जहाँ भी भेजेगा वो, he will pay you some allowance, that allowance students it is for official purpose। घर से और ऑफिस जाने का अगर आपको अलाउंस मिलता है स्टूडेंट, दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल, वो टैक्सेबल होता है, वो आप स्पेंड करो या मत करो। दैट्स व्हाट ये नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने यहाँ लिखा भी था, इट इज टैक्सेबल। अलाउंस विच आर एग्जेम टू सर्टन अमाउंट स्टूडेंट्स, दिस इज अमाउंट, सर्टन अमाउंट। ओके, ये लिमिट गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में फिक्स किया है, तो वी मस्ट रेफर दैट लिमिट। आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है स्टूडेंट्स, तो प्लीज, अच्छा यहाँ पे भी ऐसा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला, कुछ खर्चा नहीं किया, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस मिला, कुछ खर्चा नहीं किया, तो देन इट बिकम्स टैक्सेबल। आप खर्चा करते हो स्टूडेंट्स, तो आपका खर्चा नहीं देखा जाएगा। द गवर्नमेंट हैज फिक्स द लिमिट, मैक्सिमम 100 पर मंथ per child and maximum for how many children? 2 children। ध्यान रखना स्टूडेंट, आप कितना खर्चा करते हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने जो फिक्स रखा है लिमिट उसी पे ध्यान देना है। सेम वे हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड इज द मैक्सिमम लिमिट स्टूडेंट्स, वो फिक्स है, उसी पे हमको ध्यान रखना है। हाउ मच वी स्पेंड दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ओके, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैंने कहा था ये मिलता है 3200 पर मंथ, बट दिस इज फॉर फिजिकली चैलेंज पीपल जो हैं, डेफ, ब्लाइंड है, ये उनके लिए स्टूडेंट्स। ओके, परक्विजिट बेनिफिट अटैच टू पर्टिकुलर डेजिग्नेशन स्टूडेंट्स सेक्शन 17 में कवर होता है, ऑलवेज टैक्सेबल का मैंने लिस्ट यहाँ पे डाल दिया है स्टूडेंट्स। रेंट फ्री अकोमोडेशन, आपको फ्लैट मिला रहने के लिए, आपका रेंट जो है एम्प्लॉयर पे करेगा, टैक्सेबल, भले वो फर्निश फ्लैट हो या अनफर्निश। फर्निश फ्लैट मीन्स उसमें फर्नीचर के साथ में मिला आपको, एसी इंस्टॉल्ड है, एंटायर फर्नीचर, सोफा, डबल बेड, एवरीथिंग इज देयर, फ्रिज वगैरह सब मिला आपको, सो दैट इज फर्निश फ्लैट। ओके, अनफर्निश मतलब खाली फ्लैट मिला आपको रहने के लिए, स्टिल इफ इट इज रेंट फ्री it is taxable students। Value of concession in rent, part of the rent you are paying from your own pocket, part of the rent is paid by the employer, the part which is paid by the employer will be taxable। Employees obligation made by employer, मेरे घर का ग्रॉसरी, मेरे घर का लाइट बिल, ये सब मुझे पे करना चाहिए, if my employer pays it it becomes taxable। ESOP, sweat equity हमेशा taxable। इसका सब कैलकुलेशन होता है स्टूडेंट्स, बट हमारे सिलेबस में कैलकुलेशन स्पेसिफाइड नहीं है, वी मस्ट ट्राई टू फाइंड हाउ मच इज द टैक्सेबल वैल्यू, बस उतना देखने का क्वेश्चन में। यूज़ ऑफ मोबाइल एसेट, हाँ मगर लैपटॉप वगैरह मुझे यूज़ करने के लिए दिया या सेल फोन, तो दैट इज़ नॉट टैक्सेबल। हाँ, कोई दूसरा मोबाइल एसेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, सो इट इज़ टैक्सेबल स्टूडेंट्स, अगेन उसका टैक्सेबल वैल्यू हमको क्वेश्चन में देगा। ट्रांसफर ऑफ मोबाइल एसेट, यहाँ ट्रांसफर का मतलब होता है स्टूडेंट सेल, हाँ
एम्प्लॉयर का कोई मोबाइल एसेट था, उसने एम्प्लॉय को बेचा एट नॉमिनल प्राइस, नॉमिनल प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू से कम में बेचा, सो ही इज गिविंग यू बेनिफिट, सो दैट बेनिफिट इज टैक्सेबल। आपको एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट फ्री लोन मिला या कंसेशनल लोन, कंसेशनल इंटरेस्ट पे आपको लोन मिला, ओके, ही इज चार्जिंग लेस इंटरेस्ट एज कंपेयर टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट और एसबीआई लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इट इज टैक्सेबल। आपका एम्प्लॉयर ने आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, सो इट इज टैक्सेबल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, परक्विजिट फॉर टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहते हैं किसको, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहा किसको जाता है, a person who is employee as well as a director in that company, जिस कंपनी में वो काम करता है ना, वहाँ पे वो डायरेक्टर भी है, वो या तो वो कंपनी में क्या, ही इज एम्प्लॉय एज वेल एज अ शेयर होल्डर होल्डिंग कैरिंग 20% और मोर ऑफ वोटिंग पावर स्टूडेंट्स। एम्प्लॉय शेयर होल्डर मतलब क्या है, डायरेक्टर एम्प्लॉय, ड्वेल फेस यू कैन से, ड्वेल पर्सनालिटी, वो डायरेक्टर भी है एम्प्लॉय भी है उसी कंपनी में, यर ही इज एन एम्प्लॉय एज वेल एज शेयर होल्डर। और है यहाँ पे आइदर और या एन एम्प्लॉय हुज एनुअल सैलरी एक्सीड्स 50,000। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली देखा जाए ना, तो जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, सो दे आर प्रैक्टिकली ऑल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सो इट डजंट मेक्स एनी सेंस, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इसका कुछ है नहीं, बट हमारे सिलेबस में है, इनकम टैक्स में हमको पढ़ना है उसको स्टूडेंट्स, ठीक है। नॉर्मली सभी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाएंगे, सबका सैलरी पर एनम 50,000 से तो ज़्यादा ही होता है स्टूडेंट्स, नेवर टैक्सेबल। ये परक्विजिट आपके टैक्सेबल नहीं है, ज़्यादातर देखना सब मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, ओके। फ्री मील्स एट प्लेस ऑफ वर्क, बट उसका लिमिट रखा है अप टू 50 पर डे। स्नैक्स रिफ्रेशमेंट पूरा फ्री होता है, ओके, उसका कोई लिमिट नहीं है। हाँ, गिफ्ट वाउचर मिला तो 5,000 का लिमिट है स्टूडेंट्स। और भी अगर क्वेश्चन में कोई परक्विजिट्स वगैरह आएगा स्टूडेंट्स, विल डिस्कस दैट, नो नीड टू वरी। सो ये परक्विजिट हो गया था। देन वी स्टार्टेड विद रिटायरमेंट बेनिफिट्स। पहला ग्रेचुइटी डिस्कस किया था। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली एग्जाम, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय। हाँ, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो स्टूडेंट्स वी हैव टू रिमेंबर दीज 3 लिमिट्स। एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव ₹20 लाख, सैलरी लास्ट ड्रॉन, जिस दिन आप रिटायर हो रहे थे उस दिन आपका सैलरी कितना था, into 15/26 into number of years of service, whichever is less that amount will be exempt। सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस डी है। एंड पार्ट ऑफ द ईयर एक्सेडिंग 6 मंथ शुड बी राउंडेड ऑफ। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, अगर आपने काम किया 25 ईयर्स इन 6 मंथ्स, राइट 25 ईयर्स, बट आपने काम किया 25 ईयर्स इन 7 मंथ्स, इट विल बी कंसिडर्ड एज 26 ईयर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में राउंड ऑफ, इट इज राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट ईयर। फिर एक ऐसा एम्प्लॉय जो नॉट कवर्ड इन द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, उसका भी 3 लिमिट है। यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कमीशन भी ऐड किया जाता है, बट दैट कमीशन इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ओके। एवरेज का मतलब क्या, अच्छा सपोज एम्प्लॉय मैंने बताया था, एवरेज कैसे फाइंड करने का 10 मंथ्स। अगर आप 31 जैन को रिटायर हो रहे हो तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ क्या है, दिसंबर। सो दिसंबर से स्टार्ट काउंटिंग 10 मंथ्स बैकवर्ड्स, पीछे जाना है आपको स्टूडेंट्स। दिसंबर में रिटायर हुए तो नवंबर से स्टार्ट करो, नवंबर में रिटायर हुए तो अक्टूबर से स्टार्ट करो, प्रीसीडिंग मंथ से स्टार्ट करने का। अच्छा, आप पहले किसी और एम्प्लॉयर के पास काम करते थे, वहाँ से भी ग्रेचुइटी मिला था एंड इट वॉज एग्जेम्प्ट, दैट एग्जेम्प्ट अमाउंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड नाउ फ्रॉम दिस 20 लाख। आप पहले किसी और एम्प्लॉयर के पास काम करते थे, इन अनदर कंपनी यू आर वर्किंग, यू रिटायर्ड फ्रॉम देयर, या आपने जॉब छोड़ दिया, जॉब छोड़ा तो आपको ग्रेचुइटी मिला स्टूडेंट्स, ओके। सो सम अमाउंट वाज एग्जेम्प्ट, आपने कैलकुलेट किया था, आपके सीए ने, टैक्स कंसल्टेंट ने कैलकुलेशन किया था, सम अमाउंट वाज एग्जेम्प्ट। सो वॉट एवर दैट अमाउंट वाज एग्जेम्प्ट, नाउ व्हेन यू आर गेटिंग ग्रेचुइटी फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर, सो नाउ हियर एट दिस स्टेज वो 20 लाख से माइनस होगा, दैट्स व्हाट वी रिकॉर्डेड, ओके स्टूडेंट्स। वही मैंने यहाँ पे लिखा था। हाँ, ग्रेचुइटी अगर आप सर्विस में हो, रिटायर नहीं हुए स्टूडेंट्स, बिफोर रिटायरमेंट आपको मिल गया स्टूडेंट्स, सो दैट इज टैक्सेबल। हाँ, उसका कोई लिमिट वगैरह नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ग्रेचुइटी मिला ड्यूरिंग सर्विस, यू हैव नॉट येट रिटायर्ड, इट इज टैक्सेबल, ओके। सो नाउ स्टूडेंट्स विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। इसके रिटायरमेंट बेनिफिट से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और लास्ट एक प्रोविडेंट फंड इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ विल स्टार्ट विद स्टूडेंट्स पेंशन। एक नया अभी रिटायरमेंट बेनिफिट में लिख रहा हूँ, इट इज पेंशन। इसका एग्जामिशन जो आपको मिलता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A में मिलता है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। पेंशन अगेन है रिटायरमेंट बेनिफिट, यूजुअली ओल्ड एज स्टूडेंट्स, रिटायर हुआ ओल्ड एज में मिलता है। एंड नॉर्मली, हाँ स्टूडेंट्स, नॉर्मली आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मली पेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, मंथली होता है,
है ना. नॉर्मली पेंशन इज मंथली, नॉर्मली, हाँ, जनरली यू कैन से मंथली मिलता है रिटायरमेंट के बाद में. ओके, नाउ स्टूडेंट्स अभी ध्यान रखना स्टूडेंट, जो मंथली पेंशन है ना उसको हम लोग इनकम टैक्स में कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे अनकम्यूटेड पेंशन. जो मंथली पेंशन होता है ना उसको कहते हैं, सॉरी, इट इज नोन एज अनकम्यूटेड पेंशन. मंथली पेंशन को वी कॉल इट एज अनकम्यूटेड पेंशन. नेक्स्ट लाइन में मैं लिख रहा हूँ ऑलवेज टैक्सेबल. मंथली है ना, ऑलवेज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज. ऑल एम्प्लॉयज मतलब वेदर यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यू रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस और फ्रॉम सम अदर organization students, yeah, non-government organization. So please remember, if you receive monthly pension after retirement and it is monthly means uncommuted, so that uncommuted pension is always taxable and for all employees whether you retired from government service or from non-government service. non-government मतलब private service. okay, private sector से retirement मिला या government sector से retirement मिला, it is always taxable. so uncommuted pension का तो कोई issue ही नहीं है students. now comes another term which is कम्यूटेड पेंशन. इसको स्टूडेंट्स ऐसे समझ सकते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ लमसम पेमेंट, लमसम रिसिप्ट. ओके, मतलब एडहॉक अमाउंट, या आप कह सकते हैं इसको एडहॉक. व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स? आई रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एंड माई पेंशन वॉज फिक्स्ड एज 15,000 पर मंथ. मैं किसी जॉब से रिटायर हुआ, गवर्नमेंट सर्विस से, फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस को तो एग्जाम्प्ट होता है. फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी आई रिटायर्ड स्टूडेंट्स, नाउ माई पेंशन वॉज फिक्स्ड एज, ऐसी एग्जाम्पल के लिए 15,000 पर मंथ स्टूडेंट्स. ओके, तो इट इज अनकम्यूटेड, पर मंथ है तो अनकम्यूटेड, सो इट विल बी टैक्सेबल. बट सपोज आफ्टर 1 year, 2 years, 3 years, आफ्टर रिटायरमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स आई नीड कैश. मेरे घर में मुझे कैश की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इमरजेंसी, या वी कैन से आई हैव रिटायर्ड सो माई ग्रैंड चिल्ड्रन, किसी की शादी है तो उसको कुछ गिफ्ट वगैरह देना है, शादी में खर्चा करना है. बिकॉज ऑफ एनी रीज़न आई नीड सम कैश और थोड़ा ह्यूज अमाउंट चाहिए, वो 15,000 पर मंथ में मेरा नहीं होगा. ओके, और एल्स मेरा लड़का है या लड़की है, उसको फ्लैट खरीदना, आई वॉन्ट टू हेल्प देम, आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट सम अमाउंट. सो आई विल गो टू माई एम्प्लॉयर एंड वॉट आई विल से, यू आर पेइंग मी 15,000 पर मंथ ना, बट सर माई एम्प्लॉयर जो मेरा कंपनी है, सर आई नीड अर्जेंट कैश एंड आई नीड अ ह्यूज अमाउंट. ओके, मुझे किसी की हेल्प करना है फॉर वॉट एवर रीजन. ओके, सो वॉट यू डू ना, यू आर पेइंग मी 15,000 पर मंथ. और कब तक ये मिलेगा स्टूडेंट्स? जब तक मैं जिंदा हूँ. पेंशन कब तक मिलता है? जब तक जिंदा रहेगा. वंस द पर्सन डाइज, ऐसा भी है, फैमिली मेंबर्स को भी पेंशन मिलता है, नो डाउट अबाउट दैट. ऐसा हम सोच रहे हैं कि सपोज कब तक मिलेगा? जब तक मैं जिंदा हूँ. द डे व्हेन आई डाई दिस पेंशन विल स्टॉप. सो राइट नाउ तो मुझे पता नहीं मैं कितने साल जिंदा रहूँगा. सो व्हाट हैपन्स, आई विल मेक अ रिक्वेस्ट, यू आर पेइंग में 15,000 पर मंथ ना, तो सर ऐसा करो अभी मुझे 2 लाख रुपीज़ एक साथ दे दो पेंशन. सो दिस 2 लाख विच आई एम रिसीविंग, दैट इज अ लमसम अमाउंट और एडहॉक अमाउंट. सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स क्या होगा, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स क्या होगा, फिर मुझे 15,000 नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स. सम कैलकुलेशन विल बी मेड एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल माय पेंशन विल बिकम 8,000 पर मंथ. मेरा पेंशन कम हो जाएगा बिकॉज मैंने क्या किया, फ्यूचर में जो मुझे पैसा हर महीना मिलने वाला था, दैट मनी आई कलेक्टेड इन एडवांस टुडे इटसेल्फ. ओके, पेंशन वॉज 15,000 पर मंथ एंड कब तक मिलेगा? जब तक मैं जिंदा हूँ. द डे व्हेन आई डाई दैट पेंशन खत्म. ओके, इन अवर एग्जाम्पल. सो व्हाट आई डिड, आई नीड कैश, मुझे पैसों की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है. एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट किया, सर यू आर पेइंग में 15,000 पर मंथ ना, व्हाट यू डू, आज मुझे 2 लाख का ज़रूरत है, आज मुझे 2 लाख एक साथ दे दो. तो उसने मुझे चेक बना के दे दिया 2 लाख रुपीज़ का. बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स क्या होगा, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ऑब्वियसली अभी 15,000 तो नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स. नाउ मेरा वो पेंशन रिड्यूस होकर 8,000 पर मंथ हो जाएगा, वॉट एवर अमाउंट. मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स. सो दिस 2 लाख विच आई एम रिसीविंग राइट नाउ, उसको हम लोग कहते हैं लमसम एडहॉक अमाउंट एंड दैट इज नोन एज कम्यूटेड पेंशन. Commuted pension for government employees students. Commuted pension किसका? Government employee का. I'm not talking about private sector. Private sector का limits होता है students. I will record that. No need to worry. Commuted pension for government employee always exempt. ठीक है, वॉट एवर द अमाउंट, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख. एक बार आपको पता चल गया स्टूडेंट्स कि ये वंस वी नो कि दिस इज एडहॉक लमसम पेमेंट, तो स्टूडेंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? बट इफ यू आर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं,
तो क्या करने का? एंड यू रिसीव कम्यूटेड पेंशन. इफ यू आर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड यू रिसीव कम्यूटेड पेंशन, इन दैट केस ना स्टूडेंट्स ऐसा लिमिट है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ एम्प्लॉय रिसीव्स ग्रेचुइटी, मतलब स्टूडेंट्स उसको पेंशन के साथ में रिटायरमेंट पे ग्रेचुइटी भी मिला, तो क्या करने का? इफ एम्प्लॉय रिसीव्स ग्रेचुइटी, तो स्टूडेंट्स 1/3, 1/3 एक्चुअली इट इज, सॉरी, 1/3 ऑफ commuted value of pension will be exempt. exempt मतलब not taxable, will be exempt. ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है, आई विल टीच यू. बहुत आसान है, ग्रेचुइटी से एकदम आसान है स्टूडेंट्स, नॉट इवन 10% ऑफ दैट स्टूडेंट्स. ठीक है, सो विल लर्न ओवर देयर. अभी टाइम बीन मैंने खाली लिख रहा हूँ सेंटेंस कि किसको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा. इफ एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव्स ग्रेचुइटी, मतलब रिटायरमेंट में उसको सिर्फ पेंशन मिलेगा, ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा, तो क्या करने का? देन दे से 1/2 ऑफ, हाफ ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन. देन खाली हाफ एग्जेम्प्ट होगा. कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स इफ इट इज कम्यूटेड, अनकम्यूटेड मतलब मंथली पेंशन, वो सबके लिए टैक्सेबल है इफ यू आर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस और फ्रॉम सम प्राइवेट सेक्टर. अनकम्यूटेड मंथली पेंशन दिखा ना स्टूडेंट्स, कुछ मत सोचना, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल. हाँ, बट स्टूडेंट्स इफ इट इज कम्यूटेड, कम्यूटेड का मतलब क्या होता है? लमसम, एडहॉक, आपने एक साथ पेंशन ले लिया स्टूडेंट्स. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऑलवेज एग्जाम, वॉट एवर द अमाउंट, 2 लाख 5 लाख 10 लाख, कोई लिमिट नहीं है स्टूडेंट्स उसका, तो कुछ सोचना नहीं, वो एंटायरली इट विल बी एग्जेम्प्ट. ओके, बट इफ यू आर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर स्टूडेंट्स, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसका ये लिमिट उन्होंने फिक्स रख दिया स्टूडेंट्स. कम्यूटेड पेंशन क्या करना है? कम्यूटेड पेंशन फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफ यू रिसीव्स ग्रेचुइटी, अगर पेंशन के साथ ग्रेचुइटी भी मिल रहा है तो आपको 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू एग्जेम्प्ट करने को मिलेगा. एंड इफ दैट एम्प्लॉय डजंट रिसीव्स ग्रेचुइटी, मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही इज गेटिंग ओनली पेंशन, ग्रेचुइटी नहीं मिलने वाला है उसको, सो हाफ ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन विल बी एग्जाम. ये 1/3 हाफ इजी है स्टूडेंट्स, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, सो अनकम्यूटेड है तो ऑलवेज टैक्सेबल, कम्यूटेड है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट है, एंड प्राइवेट सेक्टर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज ऑलवेज टैक्सेबल. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वॉज अनदर रिटायरमेंट बेनिफिट. अभी इसके बाद एक रिटायरमेंट बेनिफिट आता है स्टूडेंट्स, लीव सैलरी. पहले मैं लिखता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज दैट लीव सैलरी स्टूडेंट्स. Next one is, sorry, LEAVE, लीव सैलरी. ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 AA में कवर होता है इसका एग्जामिशन. लीव सैलरी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये लीव होता क्या है स्टूडेंट्स? बड़ा आसान है समझना. जो भी लोग जॉब करते हैं या किया होगा या आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, सर्टन लीव्स ना आप ले सकते हो ना, सर्टन लीव्स यू कैन टेक फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, आप छुट्टी कर सकते हो. देर आर, उसमें डिफरेंट नेम्स होता है स्टूडेंट्स, एज कैजुअल लीव, सिक लीव, बीमार पड़ गए छुट्टी करो, है ना, ऐसा डिफरेंट नेम्स है राइट स्टूडेंट्स. ओके, बट देर आर सम पेड लीव्स, मतलब ये पेड भी हो सकता है या अनपेड हो सकता है. व्हाट डज इट मीन्स? सपोज मेरा ऑर्गेनाइजेशन में सिक लीव तो मिलता है, कोई बीमार है चलो ठीक है आप छुट्टी लो, बट इट इज़ अनपेड. अनपेड मतलब छुट्टी किया तो वो दिन का सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी विल बी डिडक्टेड, दैट इज़ अनपेड. बट देर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशन दे विल गिव अस पेड सिक लीव, मतलब आप बीमार हो छुट्टी लो, आपको मना नहीं करेगा और उस दिन का सैलरी भी डिडक्ट नहीं करेगा. सो देर आर सर्टन काइंड ऑफ पेड लीव्स वी कैन से कह सकते हैं, एंड देर आर सर्टन काइंड ऑफ अनपेड लीव्स. वी कैन हैव डिफरेंट नेम्स फॉर दैट, बट अभी हमारे पर्पज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पेड एंड अनपेड. छुट्टी किया और वो दिन का सैलरी भी मिला तो विल से पेड लीव, छुट्टी किया उस दिन का सैलरी गया तो दैट बिकम्स अनपेड लीव. अगे समझ में स्टूडेंट्स यहाँ तक? सो नो व्हाट इज दैट लीव सैलरी? जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स, एक जस्ट ऐसे ही मिस्टर XYZ और माई सेल्फ, कोई भी किसी ने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया 1 Jan 2001 को, 1 Jan 2001 को.
इन दैट कंपनी ना पेड लीव वॉज अलाउड. पेड लीव मतलब साल में आप 40 डेज का छुट्टी ले सकते हो इन अ ईयर. 40 days का लीव यू कैन टेक, एंड फॉर दीज 40 days लीव ना दे वोंट डिडक्ट योर सैलरी. किसी भी नाम से, कैजुअल, सिक, एनी नेम, बट इंपॉर्टेंट इज दैट इट्स अ पेड लीव. पेड लीव मतलब मैं साल में 40 दिन छुट्टी कर सकता हूँ, अदर देन दैट सैटरडे संडे, या अदर दैट गवर्नमेंट हॉलीडे, फेस्टिवल्स का 15 अगस्त, 26 जैन, वो हॉलीडेज छोड़ के स्टूडेंट्स आई कैन स्टिल फर्दर टेक 40 days लीव. जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, मेरे कंपनी का जहाँ मैं काम करता था वहाँ पॉलिसी था. ओके, व्हाट वाज दैट पॉलिसी स्टूडेंट्स? ईच ईयर आई कैन टेक 40 days लीव. छुट्टी लूंगा, घर पे रहूंगा, घूमने जाऊंगा, कुछ भी करूँ स्टूडेंट्स में, एंड मेरा एम्प्लॉयर दैट इज अ पेड लीव, दैट मीन्स ही वोंट डिडक्ट सैलरी फॉर दोज 40 days. वो 40 days का सैलरी मुझे मिलेगा. ओके, कब मिलेगा? नॉर्मली हमारे एग्जाम्पल में ऐसा सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट पे मिलेगा. वो अभी नहीं देगा आपको, आप छुट्टी लो, ठीक है, आपको सैलरी मिलेगा, रिटायरमेंट पे मिलेगा. सो स्टूडेंट्स 1 Jan 2001 से कल इस अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टूडेंट्स 31 December 2020 तक मैंने काम किया. 31 December, सो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गया स्टूडेंट्स. 20 साल मैंने काम किया. हर साल मुझे 40 days का लीव अलाउड था स्टूडेंट्स, बट मैं क्या करता था ना, 40 days का लीव लेता नहीं था. आई वॉज पंक्चुअल. अच्छा एम्प्लॉई था स्टूडेंट्स. हाँ, छुट्टी अलाउड थी, बट आई नेवर टुक दैट लीव स्टूडेंट्स. ओके, तो अलाउड तो था ना स्टूडेंट्स, मैंने नहीं लिया. सो व्हाट विल हैपन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ना, ये 40 days लीव का पर ईयर, and how many years it is? 20 years. So 20 years into 40 days, that means 800 days का सैलरी मुझे रिटायरमेंट के बाद एक साथ मिलेगा. That is what is leave salary. I was allowed to take 40 days leave. जैसे मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट, बट मैं अच्छा एम्प्लॉय था, मैं खाली सैटरडे संडे जो छुट्टी होती थी वो लेता था. कोई फेस्टिवल का छुट्टी आया ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर की तरफ से, वो छुट्टी लिया. ओके, बिकॉज ऑफ हैवी रेन था, ऑफिस बंद था, कोई नहीं आया, तो उस दिन मैंने छुट्टी लिया क्योंकि ऑफिस ही बंद था स्टूडेंट्स. ओके, सो ऐसा लीव मैंने लिया, बट अदर देन दैट 40 days लीव जो मुझे अलाउड था ना स्टूडेंट्स, आई नेवर टुक दैट. मैं बराबर काम पे जाता था. ओके, आई वॉज रेगुलर. सो व्हाट विल हैपन जब मैं रिटायर होऊंगा, सो इफ आई वर्क फॉर 20 years, सो 20 years पर ईयर 40 days, सो 20 into 40 विल बी 800 days. ये 800 days का सैलरी मुझे एक साथ रिटायरमेंट में मिलेगा. दैट इज नोन एज लीव सैलरी. आगे समझ में? तो ये एक्यूमुलेट होता है, ये आपकी छुट्टी जमा होती रहती है, जो आपको अलाउड है, आप नहीं ले रहे हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन. आप अच्छे से काम करना चाहते हो, मन लगा के काम करना चाहते हो, आप छुट्टी नहीं करना चाहते हो, घर नहीं बैठना चाहते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो ठीक है, तो दैट लीव्स विल एक्यूमुलेट, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यू विल गेट द सैलरी फॉर दोज मनी नंबर ऑफ डेज विच हैव एक्यूमुलेटेड, जो भी जमा हो गया है. बट स्टूडेंट ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे. प्रैक्टिकली ऐसा भी होता है स्टूडेंट, सर्टन लीव्स कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड, इट इज कंपल्सरी यू हैव टू टेक दैट लीव. अगर आपने नहीं लिया ना तो वो लैप्स हो जाता है. ऐसा होता है वो सब ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे. लैप्स भी होता है स्टूडेंट. 40 days सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंपल्सरी है. कंपल्सरी मतलब आपको साल में 40 दिन छुट्टी लेना ही पड़ेगा. अगर आपने नहीं लिया 40 दिन का छुट्टी तो आपकी फिर गलती है वो स्टूडेंट्स. ओके, दे वोंट पे यू फॉर दैट फॉर दोज 40 days आफ्टर रिटायरमेंट. सो इन सर्टन ऑर्गेनाइजेशन लीव लेना कभी कभी कंपलसरी भी होता है स्टूडेंट्स, बट वहाँ पे कंपलसरी नहीं था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. इन माय एग्जांपल इट वाज नॉट कंपलसरी, आई वाज अलाउड, बट मुझे अच्छे से काम करना था, मैंने कभी छुट्टी लिया ही नहीं स्टूडेंट्स. ओके, सो मेरा वो डेज सब एक्यूमुलेट होता रहा, मेरा लीव सब एक्यूमुलेट होता रहा स्टूडेंट्स. वो सारी छुट्टियाँ जमा हो गई, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आई विल गेट सैलरी फॉर दोज मेनी नंबर ऑफ डेज. दैट इज नोन एज लीव सैलरी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसका एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं, टैक्स ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि लीव सैलरी क्या करने का स्टूडेंट्स. अगेन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर लीव सैलरी ड्यूरिंग सर्विस मिला, मतलब आप रिटायर नहीं हुए, अगर ड्यूरिंग सर्विस मिला, लीव सैलरी ड्यूरिंग सर्विस इज टैक्सेबल. रिटायर नहीं हुए, रिटायरमेंट आप जॉब पे ही हो, बट आपका जो पुराना छुट्टी सब जमा थी ना, उसका सैलरी आपने रिटायरमेंट से पहले ही ले लिया स्टूडेंट, सो देन इट इज टैक्सेबल एंड टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज. आगे मैं लिख देता हूँ, ऑल एम्प्लॉयज मतलब all employees means government as well as non-government employees. So leave salary during service, if you have received any leave salary, it is taxable. कुछ सोचने का नहीं, जितना मिला पूरा taxable. लीव सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट, अभी हम लोग बात कर रहे हैं लीव सैलरी रिटायरमेंट के बाद, तो क्या करने का. लीव सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट,
व्हाट टू डू आफ्टर रिटायरमेंट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सर्विस से आप रिटायर हुए, फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई लिमिट नहीं है कि जितना भी पैसा आपको मिलेगा इट इज़ नॉट टैक्सेबल, इट इज़ एग्जेम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर से आप रिटायर हुए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देन वी हैव टू रिमेंबर लिमिट्स। जैसा हमने ग्रेचुइटी में कुछ लिमिट्स लिखा था ना, सो सेम वे, नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो आपको लीव सैलरी एक्चुअली रिटायरमेंट पे मिला, सॉरी एक्चुअल तो लिख दिया मैंने टर्म ऑलरेडी, एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड। नंबर 2 ₹3 लाख, ये गवर्नमेंट ने एक अमाउंट फिक्स रखा है स्टूडेंट्स। नंबर 3 एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, ग्रेचुइटी में भी 10 मंथ्स का एवरेज होता था, मल्टीप्लाई बाई 10। लास्ट नंबर 4 एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय बैलेंस लीव, कितनी छुट्टी आपकी बाकी थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। स्टूडेंट्स एक्चुअल रिसीव्ड क्वेश्चन में देगा, 3 लाख गवर्नमेंट ने फिक्स रखा है। अभी मुझे किसकी बात करनी है, एवरेज की और सैलरी। तो यहाँ पहले सैलरी का मीनिंग, जैसा हमने डीए में लिखा था, व्हाट डज सैलरी मीन्स, इट मीन्स बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, मतलब तीनों आइटम को यहाँ पे सैलरी कहा जाता है। कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉई, ऐसा सेंटेंस लिखा था। तो सेम मीनिंग यहाँ पे भी है कि उसका बेसिक लेना, डीए लेना, कमीशन लेना, बट वो कमीशन क्या होना चाहिए, एज अ परसेंटेज होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सैलरी हो गया। अब स्टूडेंट्स एवरेज का, वहाँ पे हमने देखो एक मैंने डिस्कस ऐसा किया था कि इफ़ यू रिटायर, सपोज रिटायरमेंट डेट आपका, रिटायरमेंट डेट 31 जैन 2020 है, तो आपको एवरेज सैलरी 10 मंथ्स का चाहिए, मतलब आपको पीछे जाना है, बैकवर्ड्स जाना है स्टूडेंट्स, ओके, रिवर्स में जाना है आपको स्टूडेंट्स 10 मंथ्स। तो कैसे स्टार्ट करूँ, ग्रेचुइटी में आई सेड कि इफ़ यू आर रिटायरिंग इन द मंथ ऑफ जैन यू विल स्टार्ट फ्रॉम डिसम्बर, इमीडिएटली प्रिसीडिंग मंथ, है ना, जैन से पहले जो महीना आता है वो महीने से स्टार्ट करो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसा है इमीडिएटली प्रिसीडिंग मंथ नहीं है स्टूडेंट्स, क्लियरली द टर्म इज डेट। सो इफ आई रिटायर ऑन 31 जैन, so I must start from 30th Jan 2020 and move back 10 months। तो मतलब मुझे जैन भी काउंट करना पड़ जाएगा ना स्टूडेंट, बिकॉज 31 जैन से इमीडिएटली प्रेजेंट डेट क्या है, 30th जैन, तो 30th जैन मतलब पूरा महीना हो गया ना, तो जैन, फिर जैन से पहले दिसंबर, ऐसा 10 मंथ्स तक, नवंबर, नवंबर से पहला अक्टूबर, अक्टूबर से पहला सितंबर, देन अगस्त, जुलाई, जून, 10 मंथ्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मई, अप्रैल, 10 मंथ्स, एंड ये सब 10 मंथ्स का सैलरी ऐड करना एंड अपॉन 10, उसको ये एवरेज कहते हैं। एंड सैलरी का मतलब क्या, बेसिक डीए कमीशन, मतलब हर महीने का बेसिक डीए कमीशन, बेसिक डीए कमीशन, बेसिक डीए कमीशन, वो लिखने का सबको एड अप एंड डिवाइड बाई 10, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, एवरेज सैलरी। सो यहाँ पे इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट है। ग्रेचुइटी में 2 केसेस थे, कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, वहाँ पे तो सैलरी लास्ट ड्रॉन था, ऐसा टर्म था, जिस दिन आप रिटायर हुए उस दिन का सैलरी लो, ओके। नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एंड लीव सैलरी में टर्म इज एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। सो वहाँ ग्रेचुइटी में ऐसा इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ, यहाँ पे इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट, ओके स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स वहाँ पे भी हमने लिखा था कि इफ ग्रेचुइटी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सम फॉर्मर एम्प्लॉयर, किसी पास्ट एम्प्लॉयर से आपको ग्रेचुइटी मिला था, एंड वॉज एग्जेम्ड, आई सेड के डिडक्ट दैट फ्रॉम 20 लाख, अगर आपको याद हो, सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इफ लीव सैलरी वॉज रिसीव्ड इन पास्ट, चलो खाली इन पास्ट लिख देता हूँ शॉर्ट में, लीव सैलरी आपको कुछ मिला था इन पास्ट एंड इट वॉज एग्जेम्प्टेड, और वो एग्जेम्प्ट भी हुआ था स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके सीए ने, टैक्स कंसल्टेंट ने कैलकुलेशन किया, इट वॉज एग्जेम्प्टेड, देन
सच अमाउंट, जो भी आपका एग्जेम्पशन अमाउंट था, सच अमाउंट शुड बी डिडक्टेड, शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम, वो ऊपर 3 लाख है ना, वो 3 लाख पॉइंट नंबर बी में जो हमने 3 लाख लिखा है उससे डिडक्ट करना, यहाँ पे माइनस करना। ओके, सो बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, ये ग्रेचुटी में भी था, ग्रेचुटी में प्रीसीडिंग मंथ था, यहाँ पे प्रीसीडिंग डेट है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भूलना नहीं स्टूडेंट्स, प्रीसीडिंग डेट है, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में, प्रीसीडिंग मंथ और डेट से। अगर मैं ग्रेचुटी का कैलकुलेशन करूँ प्रीसीडिंग मंथ, मतलब मुझे दिसंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा ये एग्जाम्पल में, बट इफ आई मीन लीव सैलरी एंड 31 जैन को रिटायर हुआ तो मुझे जैन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, आई कांट स्टार्ट विद दिसंबर स्टूडेंट्स, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, बेटर यू राइट ऑल द नोट स्टूडेंट्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस, अभी यहाँ पे है ना लीव की बात, कितने दिन का छुट्टी, योर ऑर्गेनाइजेशन माइट हैव एनी पॉलिसी कि यू कैन टेक 40 days लीव इन अ ईयर, यू कैन टेक 50 days इन लीव इन अ ईयर, बट एज पर इनकम टैक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, एज पर इनकम टैक्स maximum, I'm talking about maximum 30 days leave, 30 days leave is allowed for each year of service, maximum 30 days leave is allowed for each year of service। हमारे एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स मैंने देखो यहाँ पे क्या कहा था कि मेरा कंपनी मुझे 40 डेज़ का दे रहा है, तो 40 डेज़ के हिसाब से इफ़ आई वर्क फॉर 20 years, तो 20 years इंटू 40 विल बी 800 days। बट अगर मैं इनकम टैक्स, आई हैव टू मेक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन इनकम टैक्स, सो इन दैट केस आई मस्ट मल्टीप्लाई 20 years इंटू 30 days, आई कांट मल्टीप्लाई विद 40 days, मतलब 30 days तक का मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा, जो एक्स्ट्रा 10 days का सैलरी मिला वो टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज द मीनिंग स्टूडेंट्स। सो इनकम टैक्स कहता है कि योर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अलाउ यू मैक्सिमम 30 days का लीव, वो ऑर्गेनाइजेशन का, चलो ऑर्गेनाइजेशन 40 days भी अलाउ कर रहा है तो ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन जाने, उसका काम जाने, वी आर कंसर्न विद इनकम टैक्स एक्ट। सो इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, 30 days लीव, सो विल आवर कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन 30 days लीव। ओके, तो हमको क्वेश्चन में दे सकता है 40 days 45 days, बट वी मस्ट रेस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू 30 days। क्वेश्चन में अगर 25 days लीव बोला है, इट्स द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू ग्रांट 25 days लीव टू द एम्प्लॉई, तो स्टूडेंट्स 25 days लीव इज विद इन 30 days ना, तो अच्छी बात है, फिर आप 30 मत लिखना, फिर 25 लिखना। व्हाट डज इट मीन्स व्हेन वी से द टर्म और व्हेन वी यूज द टर्म मैक्सिमम ना, 30 मतलब यू कांट क्रॉस 30, इफ यू आर विद इन 30 रिकॉर्ड दैट नंबर ऑफ डेज, वंस यू क्रॉस 30 की बजाय 31 है क्वेश्चन में, तो देन यू मस्ट राइट 30, यू मस्ट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ 30 days पे। सो हियर द टर्म इज मैक्सिमम। ओके, तो ये लीव सैलरी हो गया, तो लीव सैलरी का मीनिंग आपको पता चल गया। लीव सैलरी ड्यूरिंग सर्विस मिला तो सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाँ, लीव सैलरी रिटायरमेंट पे मिला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जाम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो स्टूडेंट्स एक्चुअल अमाउंट ₹3 लाख, देन ये फॉर्मूला एवरेज सैलरी ऑफ 10 months एंड एवरेज सैलरी ऑफ 10 months इंटू बैलेंस लीव, ये इंटू 10 है। ओके, सैलरी का मीनिंग लिख दिया, इमीडिएटली प्रेसिडेंट डेट ऑफ रिटायरमेंट, कैसे 10 months का एवरेज कैलकुलेट करने का। ओके, लीव सैलरी पास में किसी एम्प्लॉयर से मिला था, इट वाज एग्जेम्प्ट, दैट एग्जेम्प्ट अमाउंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 लाख एंड देन यू मेक द कैलकुलेशन ऑफ लीव सैलरी फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर। हाँ, एज पर इनकम टैक्स मैक्सिमम कितने दिन का छुट्टी अलाउड है आपको, 30 days का। कंपनी का पॉलिसी कुछ भी हो, आवर कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन मैक्सिमम अप टिल 30 days, उसका क्रॉस नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हो गया हमारा ग्रेचुइटी, पेंशन एंड लीव सैलरी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, हमने ये कर लिया। अभी स्टूडेंट्स हम लोग जाते हैं प्रोविडेंट फंड के ऊपर। स्टूडेंट्स नाउ विल गो टू प्रोविडेंट फंड्स। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ प्रोविडेंट फंड स्टूडेंट्स। ओके, चलो प्रोविडेंट फंड का डिस्कशन करते हैं। पीएफ की बात हो रही है, प्रोविडेंट फंड, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रोविडेंट फंड होता क्या है स्टूडेंट्स। अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जरूरी नहीं है रिटायरमेंट स्टूडेंट्स, प्रोविडेंट फंड्स आर विदड्रॉन इफ यू लीव दैट सर्विस। आप एक एम्प्लॉयर के पास काम करते थे,
आपका वहाँ प्रोविडेंट फंड था, यू लेफ्ट द जॉब, तो यू कैन कलेक्ट दैट मनी, ओके, बट उससे कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं, इन हाउ मेनी ईयर्स यू कैन विदड्रॉ, टाइम लिमिट होता है, इट इज टाइम बाउंड स्टूडेंट्स, ओके। सो हमको वो डिटेल्स में नहीं जाना है, दैट इज इन प्रोविडेंट फंड एक्ट वगैरह, वी आर कंसर्न विद अवर इनकम टैक्स में क्या कैलकुलेशन करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी आ जाते हैं, हम लोग प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं। प्रोविडेंट फंड नॉर्मली होता क्या है स्टूडेंट्स, सपोज अगेन फॉर द एग्जांपल मेरा सैलरी 30,000 पर मंथ है, तो व्हाट हैपन्स, आपने सुना होगा पैकेज, जब बात करें पे पैकेज तो वी से ग्रॉस एंड वी यूज द टर्म नेट। नेट मतलब ग्रॉस का मतलब क्या, ठीक है स्टूडेंट्स, पेपर्स पे 30,000 पर मंथ है, बट नॉर्मली मेरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 28,000, तो 2,000 कम हो रहा है, वो 2,000 कहाँ गया, ओके। सो 2,000 माइट बी सम TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, नॉर्मली उसमें होता है क्या स्टूडेंट्स, प्रोविडेंट फंड होता है। सो व्हाट हैपन्स, माई एम्प्लॉयर फ्रॉम माई सैलरी ही डिडक्ट सर्टन अमाउंट, मैं अपने एग्जाम्पल में 1,000 पर मंथ ले रहा हूँ, वो मेरी सैलरी से 1,000 पर मंथ डिडक्ट कर लेता है, ओके। एंड व्हाट ही डज, वो अपने पॉकेट से भी, एम्प्लॉयर ना, ये तो मेरा जेब से गया, मेरी सैलरी से गया, एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स, नॉर्मली ऐसा होता है स्टूडेंट्स, वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है 1,000 पर मंथ, जितना मेरे सैलरी से डिडक्ट कर रहा है उतना वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है स्टूडेंट्स। ये दोनों पैसा मिलाते हैं, ओके, एंड दैट इज इन्वेस्टेड इन सर्टन सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स में, कहीं भी ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स, ओके। बैंक में रखेंगे तो उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होता नहीं स्टूडेंट्स, सो दैट व्हाट हैपेंस, अगेन स्टूडेंट्स 30,000 पर मंथ इज माई सैलरी, आपने ये टर्म सुना होगा ग्रॉस पे, नेट पे, ऐसा होता है स्टूडेंट्स, कॉस्टिंग में भी आएगा आपको स्टूडेंट्स, लेबर में स्टूडेंट्स, ओके। सो मेरा ग्रॉस सैलरी 30,000 पर मंथ है, बट स्टूडेंट्स मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हर महीना 28,000 होता है, दैट मीन्स 2,000 इज डिडक्टेड, बट फॉर सम पर्पस, ऐसा ही नहीं जबरदस्ती डिडक्ट नहीं करता, माइट बी फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ओके। सो हमारे केस में हम ऐसा सोच रहे हैं, माई सैलरी 30,000 पर मंथ, out of my this 30,000 per month, employer deducts 1,000 rupees, okay, and that 1,000 rupees along with a similar contribution by employer, वो भी 1,000 rupees अपने पॉकेट से, एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से कंट्रीब्यूट करता है, ये दोनों 1,000 पर मंथ इज इन्वेस्टेड इन सर्टन सिक्योरिटीज। आफ्टर रिटायरमेंट व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, ये सिक्योरिटीज बेच दी जाएंगी, जो भी पैसा कलेक्ट किया जाएगा दैट मनी विल बी पेड टू मी, सो दैट्स व्हाट इज प्रोविडेंट फंड स्टूडेंट्स। तो एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जनरली दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं स्टूडेंट्स। सो कंट्रीब्यूट मतलब पे करने की बात हो रही, दोनों पे करते हैं, किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, एंड व्हेन आई रिटायर एट दैट टाइम दैट वो इन्वेस्टमेंट बेच दिया जाएगा एंड मनी कलेक्टेड विल बी पेड टू मी स्टूडेंट्स, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। सो दैट्स व्हाट इज प्रोविडेंट फंड। अभी इनकम टैक्स में ना स्टूडेंट्स 3 तरह के फंड डिस्कस होते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी का सिंपल मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपलसरी, गवर्नमेंट ने कहा है आपको प्रोविडेंट फंड रखना ही पड़ेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज स्टैट्यूटरी PF, शॉर्ट में PF। एक होता है स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स स्टूडेंट्स ही रिकॉग्नाइज, एंड लास्ट एक मैं लिख रहा हूँ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जनरली 3 तरह के प्रोविडेंट, स्टैट्यूटरी का सिंपल मीनिंग अंडर सम लॉ, अंडर सम एक्ट गवर्नमेंट ने कंपलसरी रखा है कि भाई आपको प्रोविडेंट फंड मेंटेन करने ही पड़ेंगे, सो दैट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्टूडेंट्स, ओके। डिफरेंट एक्ट हैं स्टूडेंट्स, हम लोग उतना डिटेल्स में जाएंगे नहीं वो एक्ट कौन कौन से, क्योंकि हमारे पर्पस के लिए नहीं है स्टूडेंट्स, हमको जितना यूज़ है हमारे सिलेबस में उतना ही डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टैट्यूटरी का सिंपल मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कि गवर्नमेंट ने कहा है, और उसका फंड, आई एम नॉट राइटिंग स्टूडेंट्स, वो प्रोविडेंट फंड एक्ट है 1925 का। रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड मतलब ये एम्प्लॉय ने स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स, फिर इनको अप्रूवल लेना पड़ता है, ये प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में आता है स्टूडेंट्स, कमिश्नर इसको अप्रूव करेगा। सो आई एम नॉट गोइंग इन दोज डिटेल्स स्टूडेंट्स, ठीक है, वो नॉलेज के लिए अच्छा है, नो डाउट अबाउट दैट। अभी हम टैक्स पर्पज़ के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसा मैंने कहा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है ये फंड में, एम्प्लॉय की भी सैलरी से जाता है और एम्प्लॉयर की भी जेब से जाता है स्टूडेंट्स। सो 2 पीपल आर मेकिंग कंट्रीब्यूशन। एक होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन गया स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में इट इज़ एग्जेम्प्ट, कितना भी अमाउंट हो एग्जेम्प्ट। बट अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में दिया
तो एग्जेम्प्ट तो है बट उसका लिमिट फिक्स किया है, एग्जेम्प्ट 12% ऑफ सैलरी। व्हेन आई से सैलरी अगेन वो बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन स्टूडेंट्स। सैलरी का मतलब अगेन वही होता है जो पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, मैं नीचे वापस लिख दूंगा। सो इफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूँ। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स, ओके, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को किया उसने कॉन्ट्रीब्यूशन, एग्जेम्प्ट। स्टूडेंट्स एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना वो फंड में, बट अल्टीमेटली पैसा किसके पास जाएगा रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद पैसा जाएगा किसके पास, एम्प्लॉई, है ना, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉई को मिलता है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग बेनिफिट ना, इट्स अ काइंड ऑफ बेनिफिट ना स्टूडेंट्स, बेनिफिट ही हो गया ना ये। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉय विल गेट बेनिफिट, क्या ये बेनिफिट टैक्सेबल है, नो, दैट्स व्हाट आई हैव रिकॉर्डेड। तो ऐसा मत सोचना कि हम तो इनकम फ्रॉम सैलरी डिस्कस कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर कहाँ से, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, व्हाट डज इट मीन्स, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मीन्स इनकम फॉर एम्प्लॉय, बिकॉज एम्प्लॉयर इनडायरेक्टली उसको बेनिफिट पहुंचा रहा है, दोनों मिलके ये फंड में जमा करते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंटायर मनी विल गो टू एम्प्लॉय ना, एम्प्लॉयर का पैसा उसको वापस नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय के पास जाएगा सारा पैसा। सो एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के लिए एक तरह से इनकम हुआ ना स्टूडेंट्स ये, ठीक है, तो ये इनकम है। बट ध्यान रखना अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो एम्प्लॉय की बुक्स में वो एग्जेम्प्ट होगा, एम्प्लॉय के लिए इनकम नहीं माना जाएगा। बट इफ एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एग्जेम्पशन मिलता है बट वो लिमिट है 12% ऑफ सैलरी। स्टूडेंट्स अगेन 12% ऑफ सैलरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय, ठीक है। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड स्टूडेंट्स, तो ये भी एम्प्लॉयर का अगर कंट्रीब्यूशन है तो इट इज एग्जेम्प्ट। तो मैंने एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, अभी एम्प्लॉय की मैंने बात ही नहीं की। सो प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है एग्जेम्प्ट, रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज, और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को वो कंट्रीब्यूट करता है तो भी एग्जेम्प्ट होता है स्टूडेंट्स। आगे समझ में स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी ये इन्वेस्ट किया है ना, मनी इन्वेस्ट किया है, सपोज ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जहाँ से इंटरेस्ट आएगा, ऑब्वियसली स्टूडेंट जहाँ भी आप इन्वेस्ट करोगे, शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे डिविडेंड आएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो क्या आएगा, इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इंटरेस्ट। क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड, क्या करने का, जो इंटरेस्ट होगा वेदर इट्स एन इनकम, इनकम तो है बट वो एग्जेम्प्ट है क्या टैक्सेबल है, दैट इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अगेन एग्जेम्प्ट, यहां भी एग्जेम्प्ट है बट उन्होंने लिमिट रखा है 9.5% तक अगर इंटरेस्ट मिलता है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 9.5% है तो एग्जेम्प्ट है, अगर 10% हो गया, 11% हो गया तो वो एक्स्ट्रा जो अबाउ जा रहा है, एक्सेस जा रहा है ओवर एंड अबाउ 9.5%, दैट बिकम्स टैक्सेबल। और अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो स्टूडेंट्स एग्जेम्प्ट। तो बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, याद रखना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, देखो दोनों कॉलम में एग्जेम्प्ट है, उसका इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है, पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो इनकम होगी ना स्टूडेंट्स उससे। सो इनकम तो है, क्या वो टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट, तो एग्जेम्प्ट है, यहाँ भी एग्जेम्प्ट है स्टूडेंट्स ये कॉलम में, बट इसका लिमिट है जो आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है कंट्रीब्यूशन। अच्छा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बात कर लेते हैं, चलो अभी तक एम्प्लॉयर लिखा ना, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूट करना इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एम्प्लॉयर के लिए ये एक्सपेंस है बट एम्प्लॉय के लिए इनकम है ना, वाई, मैंने एक्सप्लेन किया ना, एम्प्लॉयर ने यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, एम्प्लॉय ने भी इन्वेस्ट किया, बट आफ्टर रिटायरमेंट टोटल मनी विल गो टू होम एम्प्लॉय ना, एम्प्लॉयर को थोड़ी इसका पैसा वापस मिलेगा, ही वोंट गेट अ सिंगल पेनी रिटर्न बैक स्टूडेंट्स। तो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग सम बेनिफिट टू एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंस है बट एम्प्लॉय के लिए इट्स एन इनकम ना, एम्प्लॉय के लिए इनकम, इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज इनकम बट इट विल बी एग्जेम्प्ट, यहाँ भी एग्जेम्प्ट है, लिमिट है, यहाँ पे एग्जेम्प्ट है।
सेम वे इंटरेस्ट, जब फंड जमा हो रहा है कहीं पे इन्वेस्ट हो रहा है तो इंटरेस्ट डिविडेंड तो आता होगा स्टूडेंट्स, तो उसका क्या करने का, सो इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो इंटरेस्ट का उन्होंने कहा है कि एग्जाम बट यहाँ पे 9.5%। अब आ जाओ एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, सो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंस, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, एम्प्लॉय के लिए ना, तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स एन एक्सपेंस स्टूडेंट्स, और ये आपको डिडक्शन मिलता है स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्शन नहीं डिडक्शन। एग्जाम्शन और डिडक्शन में फर्क क्या होता है, विल लर्न दैट व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी आपको डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन U/S मतलब अंडर सेक्शन 80C। ओके, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड स्टूडेंट्स, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड तो नो एग्जाम्शन, या ऐसा लिख देता हूँ, नो एग्जाम्शन की जगह पे स्टूडेंट्स टैक्सेबल, ठीक है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, सो वी आर डीलिंग विद द चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी, सो वी आर कैलकुलेटिंग इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंस का उसको डिडक्शन मिलता है, एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है, इट इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, यहाँ भी 80C, बट लास्ट कॉलम में अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में उसको नहीं मिलेगा स्टूडेंट। ओके, एक और फंड होता है स्टूडेंट्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें भी सब एग्जेम्प्ट ही होता है स्टूडेंट्स, वो मैंने लिखा ही नहीं है, पब्लिक PPF कहते हैं शॉर्ट में, सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 में आता है वो PPF, क्वेश्चन में आएगा, नो नीड टू वरी। सैलरी में 3 इंपॉर्टेंट फंड है, मैंने वो लिख दिया, so these are provident fund students, so almost we can say 95% of theory is covered। यही आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रोविजंस बहुत है स्टूडेंट्स, टू बी फेयर स्टूडेंट्स काफ़ी प्रोविजंस हैं इसमें, बट नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड ना हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन आसान भी है, समझ में भी जल्दी आता है, इतने प्रोविजंस भी नहीं है, सैलरी में प्रोविजंस बहुत हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस वाज ऑल प्रोविडेंट फंड स्टूडेंट्स, तो आप ये 3 प्रोविडेंट फंड याद रखना, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज। एक और होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बट वो सब एग्जेम्प्ट ही होता है स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो भूल गया, अच्छा याद आ गया, आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा, आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉय को पैसा मिलेगा ना, तो क्या करने का, टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा, है ना, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ। आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा, पहला कॉलम स्टैट्यूटरी टर्म आ गया तो एग्जेम्प्ट। ओके, एग्जेम्प्ट, रेगनाइज है ना, हाँ, नेक्स्ट सेकेंड कॉलम इज रेगनाइज, एग्जेम्प्ट। थर्ड केस में स्टूडेंट्स टैक्सेबल होता है, बट ऐसा मैंने देखा नॉर्मली, आपको आज तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है स्टूडेंट्स, इट इज टैक्सेबल, मैं लिख देता हूँ फिर भी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन था जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को, अभी यहाँ स्पेस तो नहीं है, नेक्स्ट कॉलम में मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एंड इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन सॉरी एंड इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, और जो उसका इंटरेस्ट है जो भी वो कंट्रीब्यूशन का इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल। ओके, देन सुन सेम वे ये हो गया, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन, 3 फंड है ना, मैं तीसरे फंड के कॉलम में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल, ये हो गया। बट स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, ये सैलरीज में टैक्सेबल होता है, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये सैलरीज में जाएगा, बट ये ना ये अदर सोर्सेज में जाता है स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या चीज़ टैक्सेबल है वो मैंने लिख दिया। वंस अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाओ, पहले तो कंट्रीब्यूशन होता रहा, अभी एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो दिस मनी विल गो टू होम, टू एम्प्लॉय, तो इफ इट इज फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एग्जाम, कुछ सोचना मत। रेगनाइज प्रोविडेंट भी नॉर्मली एग्जाम होता है, बट देर आर सर्टन कंडीशंस फॉर दैट, वो कंडीशंस में हम लोग नहीं जाते हैं। अब यहाँ आ जाओ स्टूडेंट्स, अनरेगनाइज प्रोविडेंट फंड, ये थोड़ा सा
अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या करना है हमको, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन। किसके कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स क्या करना है, वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट, और वो कंट्रीब्यूशन जो भी इंटरेस्ट होगा इज टैक्सेबल एज सैलरीज। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसका ओनली इंटरेस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, वो भी टैक्सेबल होता है बट वो अदर सोर्सेज में होता है। तो ये दो चीज़ें टैक्सेबल होती हैं। सो दीज आर द फंड्स विच वी हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स। सो ऑलमोस्ट वी हैव डन, जैसे मैंने कहा 95% ऑफ द थियरी। लास्ट में छोटे छोटे 3 पॉइंट है स्टूडेंट्स, मैं डिडक्शंस लिखा देता हूँ। ये जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट, जब हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सॉरी, आपको ये चैप्टर में डिडक्शंस मिलते हैं अंडर सेक्शन 16 में। ओके, पहला होता है स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड डिडक्शन। सिंपल लिमिट है इसका 50,000, और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस, ये एक डिडक्शन मिलता है। ये प्रैक्टिकल जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट्स। फिर आपको एक मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, बट डिडक्शन मिलेगा ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इसका डिडक्शन मिलता है बट यू शुड बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फर्स्ट, पहला करना क्या है, फर्स्ट ट्रीट इट एज इनकम, पहला ये इनकम ट्रीट किया जाएगा, एज एन इनकम इट विल बी रिकॉर्डेड। फिर बाद में देन क्लेम डिडक्शन, फिर बाद में आपको क्लेम डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, मतलब इसको डिडक्ट कर सकते हैं। और कैसा करना है स्टूडेंट्स, इसका लिमिट है इसका ₹5,000 और सॉरी %20 ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लेस, कंपेयर करना ऐसा 5,000 या 20% ऑफ सैलरी। यहाँ पे टर्म सैलरी मतलब बेसिक प्लस DA। द टर्म सैलरी मीन्स बेसिक प्लस DA। लास्ट, अच्छा स्टूडेंट्स मैं सेक्शन लिखना भूल गया, ये सेक्शन 16 आपको 1 में मिलता है, ये 16 एंटरटेनमेंट अलाउंस 16 2 में। फाइनली प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स सेक्शन 16 में आता है, ये क्लॉज 3 में आता है। फुल्ली एग्जाम, जो भी टैक्स आपने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है इट इज़ फुल्ली एग्जाम, बट इट इज़ लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट स्टूडेंट्स। ये टैक्स जो होता है ना स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है। तो इफ़ यू हैव पेड एनी प्रोफेशनल टैक्स ना स्टूडेंट्स, वॉट एवर द अमाउंट, वो पूरा एग्जाम्प्ट होता है, उसका कोई लिमिट्स नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का लिमिट है स्टूडेंट, जैसा मैंने लिख दिया ऑलरेडी आपके लिए। बट क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ही कैन क्लेम दैट डिडक्शन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। और प्रोफेशनल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है स्टूडेंट्स। ओके, तो प्रोफेशनल टैक्स आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, इट इज़ फुल्ली एग्जाम वॉट एवर द अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया सैलरी पूरा। अच्छा, वन मोर पॉइंट, नेशनल पेंशन सिस्टम करके है एक, देयर इज़ वन मोर पॉइंट नेशनल पेंशन सिस्टम, बट पर्सनली मुझे लगता है आपके सिलेबस में है नहीं स्टूडेंट्स। आई विल कंफर्म दैट, मैं कंफर्म करता हूँ सिलेबस में होगा तो विल डिस्कस दैट, अदरवाइज जस्ट लेट इट बी। बस जो अभी दो सिंपल 2-3 लाइन के पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, वो क्विकली मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है स्टूडेंट्स, कॉम्पनसेशन received at the time of
VRS वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती ना, ये एग्जेम्प्ट होता है स्टूडेंट्स अप टू ₹5,00,000, और इसका सेक्शन सो फार एज आई रिमेंबर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 कैपिटल सी में आता है। ऐसे ही एक होता है स्टूडेंट्स रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, यस इसके सब कैलकुलेशन है बट हमारे सिलेबस में है नहीं स्टूडेंट्स, तो हम खाली लिमिट याद रखेंगे। सेम वे रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन एग्जेम्प्ट अप टू रुपीज़, ये भी ₹5,00,000, ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 10B में आएगा। ओके, सेक्शन 10 सब सेक्शन हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं स्टूडेंट, सब सेक्शन 10B। और कुछ जैसा आपको पूछता हूँ हाउस एंड अलावेंस तो क्वेश्चन में आएगा, दैट स्टेज विल डिस्कस। रेगनाइज प्रोविडेंट फंड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सुपर एन्युएशन फंड इट्स लाइक दैट स्टैट्यूटरी फंड, वो भी हो गया। ग्रेचुइटी सब तो कर लिया अभी हमने। नॉर्मली एवरीथिंग इज डन स्टूडेंट्स नाउ। कुछ अगर एक्स्ट्रा आ गया एनी अदर पॉइंट ऐसा कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन में, एट दैट स्टेज विल डिस्कस इट स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज का एंटायर नोट्स है स्टूडेंट्स। टू बी फेयर अगेन स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रोविजन है, पर्सनली मुझे भी लगता है काफ़ी सारे प्रोविजन, जबकि कितना तो आपके सिलेबस में है भी नहीं कैलकुलेशन पार्ट। आपको सिर्फ क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, नॉर्मली लिमिट्स याद रखनी है, कैलकुलेशन पार्ट तो बिल्कुल रखा नहीं है आपको। हाउ टू गेट द आंसर्स, ओके, हाउ टू गेट दिस 5,00,000, ये 5,00,000 कैसे आता है, ये 5,00,000 कैसे आता है, ये आपके सब सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट्स, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर। कैलकुलेशन पार्ट नहीं, बट ये तो लिमिट तो याद रखना पड़ेगा। सो टुडे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना स्टूडेंट, पेंशन से स्टार्ट किया। तो पेंशन जनरली मंथली होता है, उसको अनकम्यूटेड कहते हैं। ये सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। कम्यूटेड पेंशन अगर लमसम मिला एक साथ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है साथ में ग्रेचुइटी भी मिलता है। पेंशन के साथ यू रिसीव ग्रेचुइटी, सो 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। इफ यू डजंट रिसीव ग्रेचुइटी देन हाफ ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। लीव सैलरी मतलब आई वॉज अलाउड टू टेक 40 days लीव इन अ ईयर, और वो पेड लीव्स था, मतलब मैं छुट्टी करूँगा फिर भी मुझे पैसा मिलेगा। ओके, आई डेंट टेक दैट लीव स्टूडेंट्स, मैं पंक्चुअल था, रेगुलर था, अच्छे से काम करता था। 20 years मैं रेगुलर काम करता रहा। सो 20 × 40 800 days, 800 days का लीव सैलरी मुझे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेगा, दैट इज नोन एज लीव सैलरी। फिर जैसा मैंने कहा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, सर्टन लीव्स आर टू बी कंपल्सरी टेकन ड्यूरिंग द सर्विस स्टूडेंट्स। ओके, उसको आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक्यूमुलेट करने नहीं मिलता है। ओके, वो लैप्स हो जाता है। सो वी आर नॉट गोइंग इन दोज डिस्कशन। ओके, बट स्टूडेंट्स ठीक है, आप 40 days लीव मैंने यहाँ लिखा, बट एज पर द इनकम टैक्स ना स्टूडेंट्स 30 days लीव अलाउड है। अच्छा, लीव सैलरी ड्यूरिंग सर्विस मिला तो ऑलवेज टैक्सेबल एंड फॉर ऑल एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट। लीव सैलरी अगर रिटायरमेंट के बाद मिला तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्चुअल अमाउंट ₹3,00,000, एवरेज सैलरी ऑफ 10 months into 10 एंड एवरेज सैलरी ऑफ 10 months into बैलेंस लीव। सैलरी का मतलब लिख दिया मैंने। और 10 months कैसे फाइंड करने का, जिस दिन रिटायर हुआ उसका प्रिसीडिंग डेट से स्टार्ट काउंटिंग 10 months स्टूडेंट्स। ओके, लीव सैलरी अगर आपको पास में किसी एम्प्लॉयर से मिला था एंड इट वाज एग्जेम्प्ट, दैट एग्जेम्प्ट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 3,00,000। एज पर इनकम टैक्स मैक्सिमम 30 days लीव इज अलाउड फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। ओके, नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड, it is deducted for a part of it is deducted, 30,000 में से 1,000 rupees is deducted and same amount, almost a similar amount, normally ऐसा ही होता है। employer also contributes from his own pocket and this total money 1,000 per month is invested in certain securities. Okay, that's what is provident fund. but retirement के बाद this entire money belongs to employee, ये पूरा employee को ही मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, employer को कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर, ये सब employee का है, ये employee के पास जाएगा, उसके लिए है ना ये रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। तो एम्प्लॉयर को कुछ नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज प्रोविडेंट फंड। 3 तरह के फंड हम नॉर्मल एक और है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो सब एग्जेम्प्ट होता है स्टूडेंट्स। स्टैच्यूटरी दैट इज सेटअप बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड रेगनाइज अनरेगनाइज। स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट मतलब कंपल्सरी सेक्शन प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 में है स्टूडेंट्स। वो रेगनाइज 1952 प्रोविडेंट फंड एक्ट है, बट ये कमिश्नर अप्रूव करता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगर वो अप्रूव नहीं मिला सो दैट बिकम्स, अप्रूवल नहीं मिला सो दैट बिकम्स अनरेगनाइज प्रोविडेंट फंड। कौन कंट्रीब्यूट, किसके कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉयर। यहाँ मैंने लिखा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है इनडायरेक्टली। सो वो बेनिफिट एग्जेम्प्ट होगा एम्प्लॉय के लिए, ये भी एग्जेम्प्ट होगा, बट रेगनाइज प्रोविडेंट फंड में एग्जेम्प्ट है अप टिल 12% ऑफ सैलरी। अच्छा, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो उसका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा ना। सो अगेन एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है,
इट्स एन इनकम फॉर एम्प्लॉय बट एग्जाम। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से इंटरेस्ट आया तो एग्जाम, अनरेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से इंटरेस्ट आया तो एग्जाम, बट रेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से आया तो अभी भी एग्जाम है, बट 9.5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो एग्जाम है। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आपके पास, सो दैट एक्सेस विल बी टैक्सेबल। ये सब मैंने एम्प्लॉयर का डिस्कशन किया। फिर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग इनकम फ्रॉम सैलरी, तो एम्प्लॉय के लिए हम इनकम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ मैंने लिखा एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन करना मतलब पे करना, तो एम्प्लॉइज पेइंग दैट मीन्स एक्सपेंस की बात हो रही है, तो इसका उसको डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। रेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, बट अनरेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डिडक्शन नहीं मिलता, दैट मीन्स इट इज टैक्सेबल। हाँ, आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा, जो भी पैसा एम्प्लॉय को मिलेगा एग्जेम्प्ट यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड देयरऑन इज टैक्सेबल एज सैलरी, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल एज अदर सोर्सेज। फाइनली डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, सेक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, प्रोफेशनल टैक्स, ये 3 डिडक्शन मिलते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलता है स्टूडेंट्स, ये कंपलसरी है, आपको लेना ही पड़ेगा ये, दैट इज द मीनिंग। ओके, तो ये 50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस। आप इसको ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट्स, कभी कभी आप कोई जॉब करते हैं ना, तो आपको कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंस होते हैं टू कवर दैट कॉस्ट ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंस। जैसे मैंने कहा था, घर से अगर आप जा रहे हो टू द प्लेस ऑफ वर्क, सो उसका कन्वेंस अलाउंस तो टैक्सेबल हो जाता है ना स्टूडेंट्स। तो व्हाट विल हैपन, बट आप घर से तो जा रहे हो ना, पैसा तो खर्च हो रहा है आपका, सो दैट एक्सपेंस इज कवर्ड ईयर, यू कैन से, वो 50,000 में कवर हो गया। या आप ऑफिस बाइक से जाते हो, आपका 2 व्हीलर है, ओके, सो बाइक तो आपकी अपनी है, तो आप उसमें पेट्रोल फिल करते हैं, आपका खर्चा तो हो रहा है ना, सो दैट इज कवर्ड ईयर, दैट आर नोन एज इंसिडेंटल एक्सपेंस। मतलब आपको अपना जॉब करने के लिए कुछ खर्चा जेब से करना पड़ता है, वो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, वो आपकी मदद नहीं करता, आपके जेब से खर्चा होता है। सो कवर दैट कॉस्ट, इनकम टैक्स प्रोवाइड्स यू स्टैंडर्ड डिडक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड। 50,000 या आपका ग्रॉस सैलरी, जो दोनों में से जो लेस होगा दैट यू कैन डिडक्ट। एंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉयर से मिला एंड इफ यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन ओनली फर्स्ट ट्रीटेड एज इनकम, फिर बाद में आप डिडक्शन क्लेम करो, माइनस करो ₹5,000 और 20% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। प्रोफेशनल टैक्स जो आप पे करते हो, ये स्टेट गवर्नमेंट लेवी करता है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। मैंने ये छोटा छोटा पॉइंट, VRS में अगर कुछ आपको मिला, आपने कंपनी छोड़ा, VRS गोल्डन हैंडशेक कहते हैं ना, ओके स्टूडेंट्स, सो VRS वॉलंटरी रिटायर हुआ आप, 5 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा। रिट्रेंचमेंट मतलब आपने वॉलंटरी जॉब नहीं छोड़ा, आपको निकाल दिया गया फॉर वॉट एवर रीजन स्टूडेंट्स, सो उस टाइम आपको कॉम्पनसेशन मिला, तो उसका भी लिमिट 5 लाख का। ये सेक्शन 10(10)(c) में आता है, ये 10(10)(b) में आता है स्टूडेंट। सो दिस वॉज योर एंटायर थियरी फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ये थियरी अच्छे से पढ़ लेना स्टूडेंट्स, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल अभी तक जो हमने रिकॉर्ड किया पूरा पढ़ना स्टूडेंट्स। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।